देखा जाए तो दुनिया में हर जगह पर इंसान परग्रही जीवों के संपर्क में बार बार आ रहे हैं और हम इंसान जैसे हम आज हैं शायद उन एलियंस की जेनेटिक ब्रीडिंग का ही नतीजा है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट जियोर्जियो सिकोलॉस, लेखक डेविड चिल्ड्रेस और एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर ट्रेविस टेलर के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। मानव जाति को अगर जिंदा रखना है तो हमें इस सोलर सिस्टम को छोड़ना होगा। मुझे लगता है हम मन ही मन ये बात जानते हैं कि हम बाहरी दुनिया से यहाँ इस धरती पर आए हैं और इसीलिए हम वहीं पर वापस लौटना चाहते हैं। बाहर झांकते ही मेरे मुंह से निकला, ये क्या है? अंतरिक्ष में एक दरवाजा ऐसा है जिसके उस पार सच छुपा है, पर उस पार जाने के लिए हमें मन में सवाल पैदा करने होंगे। सबूत बिखरे पड़े हैं, भविष्य हमारी आंखों के सामने है, हमारे अलावा और भी दुनिया है और हमेशा से रही है। पेरू को शुरू से ही सोने की धरती कहा जाता है। बेशक जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजी में बेहतर होते जा रहे हैं तो हम और नई खोज कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि लोग सोने का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए करते थे। उदाहरण के तौर पर प्राचीन लोगों के पास किसी तरह की काम चलाऊ बैटरी थी। अपनी शानदार इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और कंडक्टिविटी की वजह से सोना बहुत जरूरी था। और जब 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता आए तो उन्होंने खूब सोना लूटा और उसे शिप्स में भरकर स्पेन भेज दिया। प्राचीन समय में इनकन शासक खुद को इससे सजाया करते थे। कई संस्कृतियों में माना जाता था कि देवता इसे लेकर आए हैं। प्राचीन इनकन लोगों को देखें तो वो सोने का इस्तेमाल अपना रुतबा दिखाने के लिए करते थे। सोना एक बहुत कीमती चीज थी क्योंकि रेयर होने के साथ साथ इसके गहने और सिक्के बनाना आसान था। लोगों को सोना इतना शुद्ध और बढ़िया लगता था कि उससे इलाज हो सकता था और वो कभी कभी सोना खा लिया करते थे। सोने की प्राचीन खदानों के आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलने से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी जगह भी मिली हैं जो 50,000 साल पुरानी हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन सोने को निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन इंसान करते थे और उनमें से कुछ तरीके आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें से ज्यादातर में पानी का इस्तेमाल होता है। अक्सर उसे मिट्टी से अलग करने के लिए उसे गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है और सोना अलग हो जाता है। पेरू के पूरे इलाके में आपको उस चीज के अवशेष दिखते हैं जो देखने में प्राचीन खदानों के सबूत लगते हैं। वो वहां मौजूद हैं। कहीं कहीं पर तो इनकी गहराई हजारों फीट है। सोने के साथ साथ पेरू में मिली प्राचीन खदानें इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि वहां कभी क्वार्ट्ज, हीमाटाइट और रेड ओकर के लिए भी खुदाई की गई थी। इनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए होता है। क्वार्ट्ज बहुत आम चीज है। असल में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये एक तरह का कांच है लेकिन काफी अच्छा मटेरियल है। ये ठोस है लेकिन इससे कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। आप क्वार्ट्ज की मूर्तियां बना सकते हैं और शायद बाकी मिनरल और सोना मिलने से पहले इसका इस्तेमाल पैसे की तरह भी होता होगा। हेमेटाइट और ओकर काफी ज्यादा कीमती है क्योंकि उनमें आयरन ऑक्साइड होता है और खास तौर से ओकर एक रंग की तरह ये ज्यादा कीमती था क्योंकि जैसे ही गुफाओं में पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत हुई या किसी भी तरह की कला की शुरुआत होने से पहले आपको रंग चाहिए थे। रंग बनाना मुश्किल था लेकिन ओकर से मुमकिन था। पेरू में ही विश्व प्रसिद्ध नाज़का लाइन्स भी हैं।
हालांकि इन प्राचीन जियोग्लिफ्स के बनाने वालों का आज भी पता नहीं, मगर जिस इलाके में ये पाई जाती हैं, उसे देखकर लगता है कि कभी यहाँ भी माइनिंग की गई होगी, शायद हजारों साल पहले। क्या नाज़का डेजर्ट में मौजूद ये समतल इलाका भी कभी हुए एक बहुत बड़े माइनिंग ऑपरेशन का नतीजा है? वो ऑपरेशन जो सैकड़ों हजारों साल पहले किया गया था। यहाँ जो भी स्पेसशिप में बैठकर आएगा, नाज़का लाइंस उसे रास्ता बताएंगी, जैसे यहाँ आओ, क्योंकि जैसे ही आप नाज़का पहुंचते हैं तो वहां पहाड़ों के ऊपर पृथ्वी से जुड़े चित्र बने हैं, जहां हर तरह का रॉ मटेरियल एक खास जगह मौजूद है, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। नाज़का में पहाड़ के ऊपरी हिस्से को साफ कर दिया गया है। मतलब इस तरह का काम करने के लिए मशीन्स की जरूरत होगी, और मैं किसी छोटी सी मशीन की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आज के जमाने के सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे कमाल के काम कर सकती हैं, क्योंकि ये काम ऐसे मशीनों के जरिए ही हो सकता है। मेरे ख्याल से नाज़का लाइंस सोने की तलाश करने का सबूत नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या शायद देवताओं से बात करने के सबूत हो सकता है। लेकिन इस विवाद के बावजूद एक बात तो पक्की है, ये समतल इलाका और ये लाइंस जो इस इलाके में बनी हैं, वो कुदरती तौर से नहीं बनी हैं। लेकिन जहां वैज्ञानिकों और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स में इस बात पर मतभेद है कि किसने या किस चीज ने नाज़का लाइंस को बनाया, वहीं वो एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि पीस्को वैली में मौजूद बैंड ऑफ होल्स आज भी एक रहस्य है। ये बहुत कम गहरे गड्ढे हैं जो जमीन में खोदे गए हैं, और इनके बारे में हर तरह की कहानियां मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लुटेरों का काम था, लुटेरे जो कब्र लूटते थे। कुछ लोगों का कहना है जैसे यहाँ इस इलाके से किसी तरह की मशीन गुजरी हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ सिलसिलेवार तरीके से खुदाई करके माइनिंग की गई थी। हमें पेरू के पहाड़ों में वो मिलता है जिसे हम बैंड ऑफ होल्स कहते हैं, और इन बैंड ऑफ होल्स को पहाड़ों की ढलान पर बनाया गया था या खोदा गया था। इन गड्ढों के बीच 3 फुट की दूरी है और गहराई 6 से 7 फुट है, और इनकी संख्या हजारों में है। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता था, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स इस बात को नकारते हैं। ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि किस वजह से कोई इतने सारे गड्ढे खोदेगा, किस लिए? बैंड ऑफ होल्स के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आप उन्हें आसमान से ही देख सकते हैं। जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ जमीन में खोदे गए कुछ गड्ढे ही नजर आते हैं और इनका कोई खास मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर आप इन्हें आसमान से देखें तो एक बहुत लंबी पट्टी है जहां अलग अलग गड्ढे बने हुए हैं, और इससे आप किसी तरह का मतलब निकाल सकते हैं जिसे आसमान से ही देखा जा सकता है। उन्हें कच्चा माल चाहिए था, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या यूरेनियम हो या जो भी उन्हें चाहिए हो, और शटल जैसी किसी चीज को पृथ्वी पर वो भेजा करते थे। वो कोई रोबोट हो सकता था, उस शटल में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं होता था, और ये रोबोट धरती की सतह की जांच करता और मिनरल्स और रॉ मटेरियल की मात्रा नापता और फिर गायब हो जाता। अक्सर हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं और हम मान लेते हैं कि या तो किसी इंसान या किसी और तरह के समझदार जीव ने उन्हें बनाया होगा, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कुदरती कारणों से ऊंचे स्तर पर उनका निर्माण हुआ, जिन्हें हम पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं।
जानवरों में आप इसे छोटे स्तर पर देख सकते हैं। आप लेपर्ड्स और जीब्रा देखिए, आपको लेपर्ड में धब्बे और जीब्रा में धारियां नजर आएंगी। हैरानी की बात यह है कि जो चीज लेपर्ड को उसके धब्बे देती है, वही चीज जब धरती के साथ होती है तो इससे जमीन धंस सकती है। लेकिन अगर एंशिएंट एलियंस पृथ्वी पर सोने की तलाश में आए थे, तो वो चले क्यों गए? पृथ्वी में अब भी बहुत सोना है और बाकी के बेशकीमती मिनरल्स भी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन एंशिएंट माइनिंग ऑपरेशंस का मकसद शायद कुछ और ही हो? या शायद पृथ्वी पर एलियंस के आने की असली वजह थी ब्रह्मांड की सबसे बढ़िया जीव का शिकार करना, इंसान? यूएफओ रिसर्चर्स अंतरिक्ष में यूएफओ दिखने की बातों पर पर्दा डालने की शुरुआती दौर की एक घटना का जिक्र करते हैं। घटना 4 दिसंबर 1965 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से 12वीं अमेरिकी स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 के लॉन्च के कुछ देर बाद की है। इसमें अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बॉर्मन और जिम लोवेल मौजूद थे। लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने स्पेस में कुछ अजीब सा नजर आने की रिपोर्ट दी। नासा को रेडियो मैसेज आया कि खिड़की से बाहर कुछ झिलमिला रहा है। उन्हें सचमुच कुछ अजीब नजर आया, पर वो तब समझ नहीं पाए कि वो क्या था। इस पर नासा कंट्रोल रूम भड़क गया। कहा गया कि ऐसी बकवास बातें ना की जाएं। ये सिर्फ कचरा है, बूस्टर रॉकेट का कचरा। मगर एस्ट्रोनॉट अपनी बात पर अड़े रहे। जेमिनी कैप्सूल के साथ चल रहा क्राफ्ट उन्हें कई बार नजर आया। वो जब धरती पर लौटे तो बात पूरी तरह दबा दी गई। ये सब देखकर वो सन्न रह गए थे। मतलब उन्हें वो दिखा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, और वो आज भी नहीं जानते कि वो सब क्या था। ये एक आंखों देखी घटना है। ये सब उन्हें दरअसल स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांकते हुए दिखा। एक और एस्ट्रोनॉट हैं, एडगर मिचेल। रिटायर होने के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने एलियंस पर एक उन्होंने और उनसे बात होने के दावे पे लगा दी। वो नासा के एस्ट्रोनॉट थे और उनका को ये दावा था कि कोई था जो उनसे मिलने आया था। अंतरिक्ष यात्री एडगर मिचेल अपोलो 14 के ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट थे। 5 फरवरी 1971 को उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया जब उन्होंने 30वीं मून लैंडिंग पूरी की और वो चांद पर चलने वाले छठे इंसान बन गए। अपोलो 14 पहला ऐसा मिशन था जिसने चांद पर साइंस एक्सप्लोरेशन शुरू की। हम फ्रे मुरो आइलैंड पर उतरे थे और हमारा मकसद वहां अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना और वहां से कोन क्रेटर के टॉप पर जाकर वहां के सैंपल लेकर आना था। 9 घंटे से ज्यादा समय तक मिशेल और मिशन कमांडर एलन शेफर्ड चांद की जमीन पर रहे, पर मिचेल के मुताबिक उनकी इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा वो था जब वो धरती पर लौट रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद हम जब धरती की तरफ लौट रहे थे तो अचानक मुझे कुछ महसूस होने लगा। ये अजीब सी खुशी और शांति का एहसास था। तभी मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ है वो सब एक ही सेटअप का हिस्सा है और हमारे बारे में साइंस अब तक जो बात बताती आई है वो अधूरा है या शायद पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। और अब हमें ये करना चाहिए कि हम अपने ओरिजिन के बारे में फिर से सोचें कि यूनिवर्स में हमारी क्या जगह है। स्पेस में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इसी परम ज्ञान को हासिल करने का था। जीवन बदल देने वाले इसी अनुभव ने मिचेल को कुछ साल बाद यूएफओ के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। मेरी अपनी कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है, पर मैं यूरोप और यूएस में लोगों द्वारा सालों साल से की जा रही हर एक यूएफओ रिसर्च के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और यूएफओ देखने की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने उन्हें पढ़ा और समझा है।
मुझे सब सच लगता है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो कुछ भी छुपाया गया है वो सामने लाकर दुनिया को सच बताया जाए। मुझे अब भी ये लगता है कि नासा बहुत कुछ छुपाती है, पर लोग मानते हैं कि नासा में हर कोई कुछ न कुछ राज छुपाए हुए है, पर ऐसा करना गलत है। इन स्पेस प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम एलियन रिसर्च के होते हैं। स्पेस प्रोग्राम से जुड़े लोग के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, उन्हें बातें छुपा कर रखनी ही पड़ती हैं। जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है अंतरिक्ष के चोर को ढूंढना और वहां पर इंसानी बस्तियां बसाना अब इंसान यही करने वाला है। शायद ये चीज हमारे डीएनए में ही मौजूद है कि हम उसी जगह पर वापस पहुंच जाएं जहां से हम इस धरती पर आए हैं। सही बात है। मुझे सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स और एलियन एनकाउंटर्स के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और अब तो इन चीजों के सबूत तस्वीरों के द्वारा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमने नासा के एस्ट्रोनॉट्स की खींची हुई तस्वीरें देखी हैं जिनमें अजीब से स्पेसक्राफ्ट दिख रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि वो असल में क्या है। उनकी हकीकत हमें नहीं पता। कुछ तस्वीरों में जो है वो शायद यूएफओ या एलियंस है। क्या आपने 2-3 लाल रोशनी वाली स्काई लैब की फोटो देखी है? हाँ, देखी है मैंने वो हाँ, फोटो। मैं भी उसी की बात करने वाला था। उस फोटो में सब क्लियर दिख रहा है और ये ध्यान देने वाली बात है। 25 मई 1973 को लॉन्च हुआ स्काई लैब अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन, जहां साइंटिफिक रिसर्च होती थी। ऑर्बिट में जाने के कोई 4 महीने बाद स्काई लैब पर मौजूद एस्ट्रोनॉट ओवेन गैरियट ने स्टेशन के बाहर मौजूद एक रहस्यमय चीज की तस्वीर खींची। स्काईलैब 3 के क्रू को एक खिड़की के बाहर कुछ अजीब सा नजर आया। दूर कहीं लाल पीली रोशनियां पेंडुलम की तरह हिल रही थी। क्रू नहीं जान पाया वो क्या था, पर ये साफ था कि वो रोशनियां काफी देर से उनके पीछे लगी हुई थी। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही थी कि ये कोई सैटेलाइट था या किसी स्पेसक्राफ्ट का कचरा हो सकता है, मगर क्रू ने ये तब जरूर नोट किया कि उन्होंने ऑर्बिट में सैटेलाइट भी देखी थी, पर ये जो रोशनियां उन्हें दिखी ये सैटेलाइट जैसी बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार दुनिया को यही बताया गया कि ये स्पेस स्टेशन में बैकग्राउंड में लगे एक पैनल का बस एक रिफ्लेक्शन था जो खिड़की से लोगों को दिख रहा था। पर अगर हम किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाकर देखें जहां हालात बिल्कुल किसी स्पेस स्टेशन जैसे ही होते हैं, तो समझ आ जाता है कि पैनल पर 2 या 3 लाइट्स नहीं होती, वहां पर सिर्फ एक ही लाइट होती है। तो ये तो बहुत बेकार की बात है कि वो रोशनियां इंस्ट्रूमेंट पैनल का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था। मैं तो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो फिर स्पेस स्टेशंस पर कैमरास भी तो लगे होते होंगे, है ना? ये तब का वीडियो है जब स्पेस में शटल जाने लगे थे। इसमें जो सच है वो सच है, पर हमारी समझ से परे है। जहां तक यूएफओ रिसर्च की बात है तो आउटर स्पेस में लिए गए अब तक के कुछ बेहतरीन वीडियो दिसंबर 1996 में नासा के STS-80 मिशन पर लिए गए थे। कोलंबिया स्पेस शटल मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट स्टोरी मस्ग्रेव ने एक के बाद एक कई अजीब बातें रिकॉर्ड की, जिनमें धीरे धीरे चल रही 2 गोल चीजें भी थी। ये जो फुटेज है ये STS-80 मिशन की है और इसमें धरती के ऑर्बिट में इंजन वाला एक क्राफ्ट साफ दिख रहा है। ये उसी तरह से चल रहा है जैसे माना जाता है कि UFO और एलियन स्पेसक्राफ्ट चलते हैं। बेशक नासा विज्ञानियों ने इन्हें बर्फ के टुकड़े कहकर खारिज कर दिया था, मगर इन शानदार तस्वीरों ने रिसर्चर्स का ध्यान खींचा है। इनमें एरोस्पेस इंजीनियर और डिजिटल इमेजिंग एक्सपर्ट
डॉक्टर मार्क कार्लोटो भी शामिल है। इन वीडियोस की जांच करने में सैकड़ों घंटे बिताने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन तस्वीरों में जो चीज है उसे इंटेलिजेंटली कंट्रोल किया जा रहा था। सूरज निकलने के बाद बहुत सी चीजें दिखने लगती हैं। नासा ने यही कहा है कि तस्वीरों में कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंधेरे से उजाले में आते ही सूरज की रोशनी से चमकने लगते हैं। ऐसे में कैमरा उन्हें कैप्चर कर लेता है और अगर ये पार्टिकल्स प्रेशर के साथ किसी क्राफ्ट से निकले तो ये घूमते हुए नजर आते हैं। हालांकि वीडियो के शुरू में जो है उस पर नासा चुप है। इसमें 1 मिनट तक धरती नजर आती है और फिर डिस्क और रोशनी की लकीरें दिखने लगती हैं और कैमरा के जूम होते ही हमें धरती पर पोर्टोरिको नजर आता है और स्क्रीन के बीचों बीच ये एक चमकता हुआ ब्लॉब या गोला दिखाई देता है। कैमरा जूम होता है और इसे कैमरामैन इधर उधर घुमाता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगले ही पल अचानक कुछ नजर आने लगता है, मानो कहीं से आ टपका हो। इस इवेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पीछे ये एक लकीर छोड़ रहा है, एक ट्रेल छोड़ रहा है। ये लकीर बहुत तेजी से बन रही है। ये अनोखी बात है। इस मैप पर पोर्टोरिको और वर्जिन आइलैंड दिखाई दे रहे हैं और इसे मैं वीडियो के एक फ्रेम पर ओवरलैप करके देखूंगा। देखिए ये चीज दिखी और लेफ्ट टू राइट निकल गई। ये आधे सेकंड में कोई 550 किलोमीटर यानी 1 सेकंड में 1100 किलोमीटर की स्पीड से निकली है। यही चीज बिजली की रफ्तार से चल रही है। इस इलाके में बिजली नहीं चमक रही है और कोई नेचुरल इवेंट भी ऐसा नहीं होता। पर वीडियो में मौजूद इस चीज के बारे में नासा या किसी और ने भी कभी कोई बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कि आउटर स्पेस में एलियंस की मौजूदगी के फुटेज नासा के पास पहले से हूं, इसलिए उसने कुदरती घटना बताकर इसे खारिज कर दिया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स को यकीन है कि अंतरिक्ष में इंसान जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है वो दिन दूर नहीं जब एलियन से मुलाकात को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, जिसे खारिज करना मुश्किल होगा। तो अब अगला कदम क्या है? शायद मंगल पर जाना। आपको क्या लगता है? हमारे बहुत से सवालों के जवाब वही मिलेंगे? देखिए मेरा जवाब यही है कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता। पहले दौड़ चांद तक थी, अब मंगल तक है। पर इस बार इस मैदान में खिलाड़ी पहले से ज्यादा है ना। अब सिर्फ सरकार ही नहीं है। देखिए 3 देश सबसे आगे हैं, रूस, चीन और अमेरिका, और ये देश चांद से मंगल तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकारों के अलावा कई अरबपति ऐसे हैं जो जहां जाना चाहे वो जाएंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और इन सरकारों के मुकाबले वो ये काम कम लागत में कर सकते हैं। और क्योंकि अब हम मंगल के नजदीक पहुंच रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे? मेरा फिर भी वही जवाब है कि अब इंतजार नहीं होता। खैर, एक तस्वीर ऐसी है जो मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डेटाबेस में आज भी मिल जाएगी। इसमें पानी से भरा गड्ढा है, आइसबर्ग है और एक बादल भी है। ये सब एक ही तस्वीर में है। शायद हमें वहाँ पानी मिलेगा और अगर पानी मिल गया तो गर्मियों में टेम्परेचर 67 डिग्री तक जाता है। बिल्कुल, वो तो मिलना ही है। देखिए एक बात ये है कि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो फिर हम अपने जैसे इंसानों को ढूंढने लगते हैं, पर अगर बैक्टीरिया भी हमें वहां मिल गए तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और खासकर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मानता हूँ जियो, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है 100 करोड़ साल पहले धरती के बजाय मंगल पर पानी हो, हरियाली हो, और फिर वहां पर कुछ ऐसा घट गया हो जिसकी वजह से हमें वो छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हम मंगल से धरती पर आए हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट ये अजीब बात कहते आए हैं कि इंसान असल में धरती के सबसे नजदीकी पड़ोसी पर पैदा हुआ था। उनका ये भी मानना है
कि अंतरिक्ष में इंसान का हर एक सफर असल में पूर्वजों की धरती पर लौटने की कोशिश है। बेशक ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा है, लेकिन मंगल के बारे में मौजूद जानकारियों के आधार पर कुछ विज्ञानी मानते हैं कि ये विचार एक सच्चाई हो सकता है। मंगल ग्रह किसी वक्त बिल्कुल धरती जैसा ही था। ये नीले महासागरों की दुनिया थी जहां काफी ज्यादा पानी था। ये हम जानते हैं कि अरबों खरबों साल पहले जब धरती पर हमारी शुरुआत हो रही थी, तब मंगल रहने लायक बेहतर जगह थी, धरती से भी बेहतर। हम जानते हैं कि वहाँ घना एटमॉस्फेयर था जिसने मंगल को ढका हुआ था। उस वक्त वहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो हर तरह की जिंदगी के पनपने के लिए जरूरी है। तो ये बेसिर पैर की बात नहीं है कि मार्स पर किसी समय में जीवन रहा होगा, लाइफ मौजूद होगी। मंगल अगर कभी धरती जैसा ही ग्रह था, तो क्या वहाँ इंसानी जीवन भी था? जवाब में रिसर्चर्स ने ह्यूमन फिजियोलॉजी और मंगल पर हालात के बीच एक कमाल का लिंक खोज निकाला है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनका सर्केडियन रिदम यानी कि उनका बॉडी क्लॉक एक दिन में 24 घंटे के बजाय 24.9 घंटे का हो जाता है। कमाल की बात यह है कि मंगल ग्रह पर भी एक दिन में 24.9 घंटे होते हैं। तो सच्चाई ये है कि हमारा बॉडी क्लॉक मंगल के हिसाब से है, ना कि धरती के हिसाब से। तो इससे साफ होता है कि हम सभी मंगल से ही आए हैं। क्या हम मंगल ग्रह से आए हैं? क्या यही वजह है कि हम बार बार धरती के पार कुछ खोजने जाते हैं? अप्रैल 2020 में नासा ने कहा कि 3 निजी कंपनियों ब्लू ऑरिजिन, डायनेटिक्स और स्पेस एक्स में से एक अमेरिका के नए ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम या HLS को डिजाइन करेगी। इसका मकसद इंसान को मंगल पर भेजना। मुझे ऐसा लगता है कि मार्स रिसर्च में अगले कुछ साल बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। मंगल ग्रह पर एक के बाद एक मिशन जा रहे हैं, तो अब सवाल है इतना किस लिए? क्या इसलिए कि जब इंसान अंतरिक्ष में अपने पैर फैलाए तो हमें एक बेस प्लेनेट चाहिए होगा और मंगल इसके लिए सही रहेगा, या इसलिए कि वैज्ञानिक जानते हैं या उन्हें लगता है कि मंगल पर कुछ तो है? वैसे हम नहीं जानते कि मंगल पर इस वक्त क्या है, पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारे पास तस्वीरें हैं, किताबें हैं जो बताती हैं कि मंगल पर स्ट्रक्चर्स हैं। मैं भी मानना चाहता हूं कि मंगल पर स्ट्रक्चर्स हैं और एक पुरानी सिविलाइजेशन थी जो खत्म हो चुकी है। और मंगल के चांद पर मतलब फोबोस पर एक मोनोलिथ भी है। फोबोस पर, हाँ। और वहाँ का जो फॉर एग्जाम्पल साइडोनिया इलाका है, वहाँ कहते हैं कि पिरामिड बने हुए हैं। कमाल है, पिरामिड कैसे आ गया? क्या वो कोई नेचुरल फॉर्मेशन है? दिखने में तो वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लगती है। मंगल की नासा द्वारा ली गई तस्वीरों को स्टडी कर रहे रिसर्चर्स ने वहाँ कई स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो आर्टिफिशियल लगते हैं। वहाँ पिरामिड जैसे कई स्ट्रक्चर्स जिन्हें द सिटी नाम दिया गया है, इनमें से एक पर चेहरा भी बना है। ये मंगल पर किसी पुरानी सभ्यता के संकेत हो सकते हैं। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब मंगल पर हम माइक्रोब्स होने के पक्के सबूत ढूंढ लेंगे, और ये बिल्कुल होली ग्रेल को ढूंढने जैसा होगा। जब इंसान मंगल पर कदम रखेगा तो क्या उसे रेड प्लेनेट पर पहले से किसी के होने के सबूत मिलेंगे, या फिर कुछ इससे भी बड़ी चीज? मंगल के बारे में ये सवाल वर्षों से हमारे सामने आते रहे हैं,
और अब जबकि वहां पहुंचने की शुरुआत सच में हो चुकी है, तो हमें सारे जवाब भी मिल ही जाएंगे और शायद हमारी आखिरी सांस से पहले ही मिल जाए। हम इतने रोमांचक दौर में रह रहे हैं। नासा की योजना है कि 2030 से पहले ही वो मंगल पर अपना पहला इंसान भेजे, मतलब 7-8 साल के अंदर। यानी कि हम देख पाएंगे कि अगर वहां कोई सिविलाइजेशन थी तो पूरी कोशिश यही होगी कि उसी लोकेशन पर उतरा जाए ताकि पता चल सके। हाँ, और शायद उसके निशान भी मिल जाएं। दरअसल जब हम मंगल पर पहुंचेंगे तो शायद मंगल पर लौटना होगा, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं। और हमें सच को मानने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। कभी न कभी कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो धरती पर कयामत लाए। तो अगर हम चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे तो हमें यकीनन इस धरती को छोड़कर कहीं और जाना ही होगा। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत बहुत कमाल की और बहुत शानदार रही, और हम जिस दौर में हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि स्पेस ट्रैवल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हम स्पेस में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए और उसके पार जाने के लिए, क्योंकि हमारा रिश्ता पूरे यूनिवर्स से है। मेरे ख्याल से 100 से भी कम साल में हमें फिजिक्स की इतनी एडवांस नॉलेज हो जाएगी कि हम बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे। शायद हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए, या फिर हो सकता है कि उससे थोड़ी कम स्पीड से। फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। अब बस थ्योरी को प्रैक्टिकल में देखना है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी तो हमने शुरुआत की है। बिल्कुल। कभी ना कभी धरती पर कयामत जैसा कुछ होगा ही। क्या पता करोड़ों साल बाद, लाखों साल बाद, या फिर अगले हफ्ते, कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें चांद पर जाकर इंसान बसाने होंगे, मंगल पर जाकर इसे रहने लायक बनाना होगा। हमें धरती से जाना ही होगा अगर हमें मानव जाति को बचाना है। और क्या पता हम ऐसा पहले कर चुके हों। शायद हम किसी सर्वाइवल प्रोसेस का हिस्सा रहे हों। आसमान में कितने ही तारे हैं, उसमें से किसी पर सिविलाइजेशन जरूर रही होगी। तो वो जब एक्सप्लोर करने निकले होंगे तो यूनिवर्स में जगह जगह फैल गए होंगे। शायद यही हुआ हो। रशियन कॉस्मोनॉट्स मानते हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए थे और हम वहीं वापस जाने वाले हैं। वैसे आजकल हम वही तो कर रहे हैं ना, एक्सप्लोरर के तौर पर सितारों की तरफ लौट रहे हैं। मेरे ख्याल से अब यही सोच रहे हैं। पता, इन बातों से मुझे एडगर राइस बरो याद आ रहे हैं, जिन्होंने साइंस फिक्शन के सुनहरे दौर से बहुत पहले ऐसी कहानियां लिख दी थी, जैसे जॉन कार्टर ऑफ मार्स, चेस्टनट ऑफ मार्स, प्रिंसेस ऑफ द मार्स। बार्सोमियन एडवेंचर में एक इंसान, शायद जॉन कार्टर ही था, तो वो धरती छोड़कर मंगल पर जाता है और उसे वहां एक पूरी सिविलाइजेशन नजर आती है। साइंस फिक्शन से हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है। मुझे ये बचपन से ही इंस्पायर करती आई है। जब मैं स्टार ट्रैक देखता था, रॉबर्ट हाइमलिन, एसिमोव, आर्थर सी क्लार्क, इनको पढ़ने पर भविष्य दिखाई देता था। ऐसा कई बार हुआ है कि साइंस फिक्शन हमारे सामने ये साइंस फैक्ट बन के आया है। टेक्नोलॉजी भी तो कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। जरा सोच कर देखिए, आज से 20 साल बाद हम किस मुकाम पर होंगे। पता है, मुझे इन सब एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज को जानना है। मुझे स्पेस में जाकर थॉर और ज्यूस और ऐसे बाकी लोगों से मिलना है और पूछना है कि आप लोग शायद वो इस बताइए। इंतजार में हैं कि हम उन तक पहुंचेंगे और वो हमसे पूछेंगे कि इतनी देर क्यों लगा दी। बिल्कुल। मुझे सच में लगता है कि स्पेस को एक्सप्लोर करना हमारी डेस्टिनी है, और शायद स्पेस में जाकर रहना भी। और जब कभी हम ये कर पाए तो हमारी मुलाकात हमारे एलियन पूर्वजों से भी होगी। और सच कहूं तो मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। एलामोसा, कोलोराडो।
7 सितंबर 1967 को स्लीपी नाम की 3 साल की घोड़ी गायब हो गई, तो उसके मालिक को चिंता होने लगी और वो उसकी तलाश में निकल गए। उनकी तलाश का एक भयानक और हैरान करने वाला नतीजा निकला। स्नीपी की बॉडी में चीर फाड़ की गई थी, वो भी बहुत सफाई से। शव की जांच करने से पता चला कि उसकी खाल और मांस को बहुत सफाई से काटा गया था। उसका दिल और दिमाग निकाल लिया गया था और उसके अवशेषों से फॉर्मल्डिहाइड जैसे बदबू आ रही थी। शव के परीक्षण से पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी निकाल ली गई थी। स्नीपी की मौत ने उस कम्युनिटी को चौंका दिया और उसकी मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। शव से छेड़छाड़ की उस घटना के बाद दुनिया भर में ऐसी करीब 50,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें ज्यादातर मवेशी शामिल हैं। टेलीविजन प्रोड्यूसर और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर लिंडा हाउ 30 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से मवेशियों के शवों के साथ छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही हैं। मैंने इस बात की जांच करनी शुरू की कि उन जानवरों के साथ हो क्या रहा था। उनमें घोड़े थे, गाय थी, बाकी पालतू जानवर भी थे जिनकी आंख उसी तरह बिना खून बहाए निकाल लिए गए थे, और कानून उसे एनिमल म्यूटिलेशंस कहता था। कई सारे मामलों से मिली करीब 266 तस्वीरें, और सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की थी वो था गुस्सा, और फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई और फिर थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं उस शेरिफ के सामने बैठी थी जिन्होंने मुझे कहा था, लिंडा, हम शिकारियों, बीमारी या शैतान को पूजने वालों की बात नहीं कर रहे, हम अंतरिक्ष से आने वाले जीवों की बात कर रहे हैं। मुझे अब तक का सबसे अच्छा जवाब एक ऐसे इंसान से मिला है जिसने सरकार के लिए अपने काम में गैर मनुष्यों के हाथ होने की काफी करीबी और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि लिंडा, मैं बस ये कह सकता हूँ ये असल में है जेनेटिक हार्वेस्ट। लेकिन जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर जेनेटिक हार्वेस्ट हो रहा है, तो इससे और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पृथ्वी पर ही क्यों? आखिर इस जेनेटिक हार्वेस्ट से बनाया क्या जाएगा और इनका क्या होगा? वो 1970 के दशक के बीच का दौर था जब मवेशियों के शवों के साथ छेड़छाड़ को यूफोलॉजी से जोड़ा जाने लगा। किसान अपने खेतों में आते और किसी ऐसे जानवर को मरा हुआ देखते जो कल तक ठीक ठाक था, और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे अजीब तरह से काटा गया था। शरीर के कुछ हिस्सों को इतनी सफाई से निकाला जाता था कि उसे देखकर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ये किसी कुशल सर्जन का ही काम है। इसके पीछे कई कहानियां हैं कि एलियंस गाय का एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहेंगे। एक तो ये कि वो खाने की तलाश कर रहे हैं, दूसरा ये कि वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो किसी खास मकसद के लिए कोई खास जेनेटिक मटेरियल ढूंढ रहे हों। इन सवालों का जवाब शायद हमारे प्राचीन अतीत में छुपा हो, उन अजीब फ्रैंकेनस्टाइन जैसे एक्सपेरिमेंट्स में जो प्राचीन सभ्यताएं किया करती थी। हैरानी की बात यह है कि जानवर और इंसानों के लिए मिले जुले हाइब्रिड्स प्राचीन इजिप्ट से भी पुराने समय के हैं। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के हिसाब से प्राचीन सुमेरिया इंसानों की सबसे शुरुआती सभ्यता थी, और कमाल की बात तो ये है कि उनके शुरुआती लेखों में उन अजीब जीवों का जिक्र है जो आसमान से आए थे और उन्हें अनुनाकी कहा जाता था। अनुनाकी का मतलब होता है वो जो स्वर्ग से आए थे। हमारे पास एंशिएंट डिस्क्रिप्शंस हैं जो हमें इजिप्ट से मिले, जहां वो साफ साफ बताते हैं कि भगवान ने काइमीरास को बनाया है। मिक्स्ड बीइंग्स या फिर हाइब्रिड्स। हमें पेंटिंग्स मिली जिनमें इंसान का शरीर तो है मगर सिर नहीं है, और वहां से एक लाल ट्यूब बाहर निकल रही है और उसके बगल में किसी जानवर का सिर रखा होता है।
और अगली तस्वीर में, क्योंकि असल में वो किसी कॉमिक स्ट्रिप जैसी है, तो अगली तस्वीर में आप उसी इंसान के शरीर पर किसी जानवर का सिर लगा हुआ देखेंगे। बेशक जाने माने वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्राचीन ग्रीक और इजिप्शियन कहानियां जो इंसानों और जानवरों के हाइब्रिड की बात करती हैं, वो कोरी कल्पना है। मगर क्या वाकई? राजाओं के शासन से पहले इजिप्ट में जब ये डेमिगॉड्स वहां पर राज करते थे, तब हमें किसी भी इंसान का कोई भी अवशेष नहीं मिला। हम नहीं जानते वो कौन थे, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक सबूत हैं कि कम से कम प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि उन पर राज किया जा रहा था। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, बिल्कुल आपके या मेरे जैसे, या चाहे वो कहीं और से आए हुए जीव भी हो सकते हैं, या कह नहीं सकते वो हाइब्रिड भी हो सकते थे। लेकिन क्या इन जानवरों और इंसान वाले हाइब्रिड्स के वास्तविक सबूत भी हैं? अगर ऐसा था तो क्या हमें उनके कंकाल नहीं मिलने चाहिए? शायद इसका जवाब मिला था सकारा इजिप्ट में, जहां इस देश का सबसे पुराना पिरामिड है। 1851 में फ्रेंच स्कॉलर और इजिप्टोलॉजिस्ट ऑगस्ट मैरियट ने गहराई में बने एक मकबरे की खोज की जो पवित्र एपिस बुल को समर्पित था। उसके अंदर 2 सीलबंद सार्कोफागी थे, लेकिन जब उसे खोला गया तो उनमें जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सरकोफेगस को खोला और उसमें उन्हें बुल नहीं मिला, बल्कि उन्हें काले रंग की एक चीज मिली जिसे बिटुमेन कहते हैं, एक तरह का एस्फॉल्ट। और इस बदबूदार चीज में उन्हें 7 अलग तरह के जानवरों की हड्डियों के पिसे हुए टुकड़े मिले। साथ में मिलने वाले लेखों के मुताबिक इजिप्शियंस के वक्त में कुछ मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, और कौन जाने कि क्या प्रीस्ट ने लोगों को इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा था या उन्हें बर्बाद करने के लिए कहा था और उनके हड्डियों को पीसने के लिए कहा था, और उन्हें उस बदबूदार चीजों में मिलाकर उसे सरकोफेगस में रखने के लिए कहा था, जिसका वजन 80 टन है। मतलब पूरे इजिप्ट में हम हर किसी जानवर के मम्मी बन चुके अवशेष देख सकते हैं, लेकिन हमें ये सरकोफेगस मिले जिसमें पीसी गई हड्डियां थीं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन इजिप्शियंस नहीं चाहते थे कि वो जीव मरने के बाद कभी वापस आए? वो एलियन जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिला रही हैं, न सिर्फ पिछले 10 या 20 सालों से, बल्कि कई हजार सालों से। और इसीलिए तो एलियन द्वारा अपहरण होने की इतनी घटनाएं हैं, और इसीलिए हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा समझदार होती है, ताकि दोनों सभ्यताओं को एक साथ मिलाकर एक नया और शानदार हाइब्रिड बनाया जा सके। मेरे ख्याल से इसका सीधा जवाब है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और गैर इंसानी प्रजातियां इस ग्रह पर आती जाती रही हैं, कुछ ऐसे कारणों से जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते, और इसी वजह से आपको थोड़ी घबराहट होती है। क्या होगा अगर इन प्राचीन सभ्यताओं के पास काफी विकसित वैज्ञानिक जानकारी होती जैसा हमारे आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास है? क्या वाकई वो भी डीएनए एक राज को समझ पाए और क्लोनिंग और जीन स्प्लाइसिंग कर पाए? ये सब इतना फैसिनेटिंग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप चीजों की जेनेटिक्स को देखते हैं तो आज हम उन जीवों को दोबारा बनाने के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है। मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें साइंस फिक्शन की चीजें हैं, पर फिर भी प्राचीन इजिप्ट में हमें ऐसी ही बातों के बारे में पता चलता है। वहां वैसे ही हाइब्रिड बनाए जाने के बारे में बताया गया है जैसे 20,000 साल पहले किया गया था। अगर एलियंस यहाँ आ गए
जैसा कुछ कहते हैं जानवरों पर उन्हें बदलने के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो क्या वो इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं